नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे स्वागत करता हूं। आज डे 3 है। हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में जो किताब आपके सामने दिख रहा है, ये पूरे किताब को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें सारे प्रैक्टिस सेट है और थ्योरी है। सारे थ्योरी भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। क्या चीज़ के लिए? तो अगर आप प्राथमिक विद्यालय का 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं TRE 4.0 में या 5.0 में, तो बहुत ही काम का ये वीडियो सीरीज आपके लिए रहेगा। क्लास 3rd का हम लोग अभी कर रहे हैं EVS, NCERT और SCERT का। आज हम करेंगे 8 चैप्टर टोटल। 4 चैप्टर NCERT का और 4 चैप्टर SCERT का। देख सकते हैं 8, 9, 10, 11 दोनों में कर लेंगे बुक का डे 3rd में। तो बस इतना ही कहेंगे। ये वीडियो सीरीज को हल्के में ना लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आपको आने वाला है। मुझे गारंटी है कि ये वीडियो सीरीज कितना आपको काम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, 8 लेसन से हमें शुरू करना है। पंख फैलाएं उड़ते जाएं। क्या है भाई? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाने और स्थानों को साफ़ सुथरा करने के लिए जाना जाता है? तो गिद्ध जाना जाता है। गिद्ध मरा हुआ पक्षी इस सब को खा जाता है और पूरे एरिया को साफ रखता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे ज़रा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस पक्षी का क्या नाम है जिसकी एक विशेष चोंच होती है और वह पेड़ों के बीलों से कीड़े खाते हैं? सोचिए। कठफोरवा उसको नाम दीजिएगा ना। इससे पहले भी हम इस पक्षी के बारे में बात किए। कठफोरवा होता है जो पेड़ पौधा के बिल में को खुरच के उसमें से कीड़ा खाता है। कौन सा पक्षी इंसानों की आवाज़ की नकल कर सकता है और बहुत शोर कर सकता है? मैं उसको बोलते हैं मैना। बात समझे? मैना इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पीने के पानी के बिना सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? ऊँट है कि नहीं? ऊँट के रेगिस्तान में पाया जाता। एक सेकेंड रुक जाइएगा, ऑप्शन इसमें और भी बेहतरीन है। इसको कहा जाता है कंगारू चूहा। पता है कंगारू चूहा जो होता है, इसको पानी का लमसम समझिए ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। पानी पीता ही नहीं है। ये बिना पानी के लंबे समय तक जिंदा रहता है। ऊँट से बढ़िया ऑप्शन था कंगारू चूहा। उस पक्षी का क्या नाम है जो अपना घर बनाने के लिए पत्तियां सीलता है? टेलर बर्ड कहलाएगा। पत्ती को सीला, इसका मतलब टेलर बर्ड। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं ताकि कुछ नई नई बातें सीखते हैं। कहा जा रहा है कि गिद्ध बड़े पक्षी हैं जो कि भोजन के लिए शिकार नहीं करते। उनके बजाय वे मृत जानवरों के अवशेषों को खाते हैं, जिन्हें कैरियन यानी सड़ा गला मांस कहा जाता है। आगे कहा जा रहा है कि गिद्ध भोजन की तलाश में आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए अपने चौड़े पंखों का उपयोग करते हैं। वे ज़मीन के एक बड़े क्षेत्र को स्कैन करने के लिए अपनी उत्कृष्ट दृष्टि का उपयोग करते हैं। मतलब नीचे देखते रहता है कहाँ पे मरा हुआ कोई जीव है। जहाँ दिखता है वहाँ पे जाकर वो उसका भक्षण करते हैं, मतलब उसको खाते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कठफोरवा छोटे दुम वाली एक चिड़िया है। उसकी चोंच भारी और नुकीली होती है। अकेले या जोड़े में पेड़ के तनों पर या बाग बगीचों में रहते हैं। मैना के बारे में पढ़ लेते हैं कि मैना विशेष रूप से ध्वनियों और मानव भाषा की नकल करने में माहिर होते हैं। आगे कहा जा रहा है कि सॉन्ग बर्ड्स के विपरीत जो 2 अलग अलग सिरिंग्स में झिल्लियों को कंपन करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं, मैना के पास केवल एक सिरिंग्स होते हैं जो श्वास नली के नीचे स्थित होते हैं। यह कुछ हद तक मनुष्यों के समान है, जिसके पास केवल एक ध्वनि स्वर करने वाले अंग है, स्वर यंत्र जिसको बोलते हैं। मनुष्य से बहुत मिलता जुलता है, इसीलिए कॉपी भी करता है आवाज़ का। कंगारू चूहों की संख्या में ज़बरदस्त गिरावट आई है। उन्हें जंगली बिल्लियों और जंगली जानवरों से खतरा है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एक आम घटना है। कंगारू चूहों को पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे सूखे बीजों से उपापचयित पानी पर जीवित रहते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि सामान्य टेलर बर्ड जो होते हैं, जिसको ऑर्थोटोमस सुटोरियस कहते हैं, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। उष्णकटिबंधीय एशिया में पाया जाने वाला एक गिद्ध पक्षी है। आगे कहा जा रहा है कि पक्षियों को एक साथ मिलकर बनाए गए घोंसले के लिए लोकप्रिय और रूडयार्ड किपलिंग ने अपनी जंगल बुक में दर्जी के रूप में इसे अमर बना दिया है। यह शहरी उद्यानों में पाए जाने वाला एक आम निवासी भी है।
एक चैप्टर यहाँ पे दोस्त कंप्लीट होता है। बहुत बहुत बधाई हो 5 मिनट के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है कि अध्याय 9 बादल आए बारिश लाएं। पहला है इंद्रधनुष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। यह सामान्य वर्षा के पश्चात दिखता है। ये सही बात है। इंद्रधनुष को देखने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। ये तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। सूर्य जिधर है ना उसके विपरीत दिशा में उगता है, ये गलत है। हाँ सही है, पीठ सूर्य की तरफ होना चाहिए ताकि शकल उल्टा साइड रहे, ये सही है। तो बी भी सही है। इंद्रधनुष के निर्माण में जल की सूक्ष्म बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करता है। इसका तीनों आंसर सही है, आपको पता है। ए बी सी यानी आंसर डी डालिएगा, एक से ज़्यादा आंसर। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? कॉमन सेंस बताइए, बहुत बेहतरीन है। कई कारण हो सकते हैं। इंद्रधनुष बनने का एक से ज़्यादा कारण हो जाएगा, आपको पता है। इसमें जब विक्षेपण भी हो रहा है, अपवर्तन भी हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है, तीनों काम होता है। एक से अधिक आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष कोई एक चीज़ का घटना नहीं है। बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? कहीं भी सूर्य की स्थिति से पृथक, सूर्य के अभाव में भी, सूर्य की ओर, सूर्य के विपरीत। सूर्य का विपरीत आंसर होगा, सूर्य के उल्टा साइड इंद्रधनुष बनता है। आगे कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने मिशन इंद्रधनुष किसके लिए शुरू किया? देखिए कैसे कनेक्ट कर दिया बात को। देखें, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। मिशन इंद्रधनुष भारत में एक टीकाकरण कार्यक्रम है। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। वैक्सीन लगाना था बच्चों में। ध्यान रखना है, इंद्रधनुष टीका के लिए है। केले के पौधे के डैश में संग्रहित भोजन हमें खाद्य के रूप में प्राप्त होता है। बताइए जरा। पुष्प, जो केला का फूल होता है उसमें खाना होता है, वही बाद में फल का निर्माण करता है। और उसका फूल भी हम लोग खाते हैं, कोरी जिसको बोलते हैं, उसका बहुत अच्छा सब्जी वगैरह बनता है। आइए सॉल्यूशन से बहुत कुछ सीखते हैं। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक वर्णक्रम घटना है जो कि वर्षा के पश्चात बनता है आकाश में। यह वर्षा के बाद वातावरण में मौजूद पानी की छोटी छोटी बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का परिक्षेपण के कारण होता है। आगे कहा जा रहा है कि प्रत्येक पानी की बूंद एक छोटे प्रिज्म के रूप में कार्य करता है। प्रकाश के परिक्षेपण, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न रंग प्रक्षेपित हो जाता है और दिखने लगता है प्रक्षेपक को। आगे कहा जा रहा है सूर्य हमेशा प्रेक्षक के पीछे रहता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश और अपवर्तन एक ही तरफ नहीं होता है। क्लियर है बात? तो आप कहेंगे जी सर बढ़िया से क्लियर है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, ये लाइन याद रखना है। आगे कहा जा रहा है कि इंद्रधनुष एक मौसम विज्ञान की परिघटना जो पानी की बूंदों में परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है। इसके परिणाम स्वरूप आकाश में प्रकाश के स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए सूर्य के विपरीत बनता है। जब सूर्य रोशनी इस पर पड़ती है तो बारिश के एक प्रिज्म या स्पेक्ट्रम के रूप में हो जाती है। आगे कहा जा रहा है कि इस बिंदु पर जब सूर्य की रोशनी बरसात के माध्यम से जाती है तभी 7 रंग यानी विजियोर, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड संरचना एक समान तरीके से बनती है। जब यह प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है उसी टाइप का यहाँ पे भी निर्माण हो जाता है। मिशन इंद्रधनुष के बारे में कहा जा रहा है कि यह टीकाकरण के लिए 2014 में लॉन्च किया गया था। मिशन इंद्रधनुष के उद्देश्य को बच्चों को वैक्सीन के तहत रोकथाम की बीमारियों के खिलाफ कवर करना है कि हाँ भाई वैक्सीन लगेगा तो बच्चा को बर बीमारी से बहुत बचाया जा सकता है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 7 वैक्सीन लगता है। क्यों आखिर डाला गया? इंद्रधनुष 7 रंग होता है ना। डिप्थीरिया का लगता है, हेपेटाइटिस बी का, पोलियो का, काली खांसी का, टिटनस का, क्षय का, खसरा का। फिर से एक बार मैं बता दूं सबको, अच्छे से इरेज करके आइए। डिप्थीरिया का माइंड में बैठाइए, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, काली खांसी, टेटनस, क्षय और खसरा के लिए लगता है टीका बच्चों में। कहा जाता है पौधों के विभिन्न भागों को भोजन माना जाता है, जैसे जड़ को, तना को, पत्ती को, फूल, फल, बीज आदि को। पौधे के पुष्प, फूल और पुष्प खाद के रूप में, कुछ पौधे के फूलों को फल के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे केले के पौधा, कद्दू का पौधा, इसके बहुत अच्छा कचरी सब्जी वगैरह बनाए जाते हैं। तो 2 लेसन यहाँ कंप्लीट हुआ। 9 मिनट हो गया यानी 10 मिनट हो गया। 5-5 मिनट में 2 कंप्लीट हुआ। 5-5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट दिया सोल्यूशन सहित, तो बहुत अच्छी बात है। आइए अब 10 नंबर चैप्टर को करते हैं। अध्याय 10
पकाएं और खाएं। पकाएं खाएं का मतलब है कि पकाने खाने से कई तरह के चीज़ हम लोग को प्राप्त होती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा खाना पकाने वाला ईंधन सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल है? कोयला, सूर्य की रोशनी, गोबर के उपले, प्राकृतिक गैस। तो कॉमन सेंस बताइए, प्राकृतिक गैस हो जाएगा ना, सबसे बेहतरीन है क्योंकि 1 मिनट, हाँ ठीक है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इससे प्रदूषण बहुत कम फैलता है। आगे कहा जा रहा है जब हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो सब पकाते नहीं हैं। कौन सी चीज़ें हम कच्ची खाते हैं? नारंगी, गन्ना, तरबूज, इस सभी चीज़ को हम कच्चे खाते हैं, कोई चीज़ पकाते नहीं है। आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ को कच्चा और पका हुआ दोनों तरह से खाया जाता है? पालक और आलू, नहीं ये सब कच्चा नहीं खाया जाता। मिर्च और बैंगन, ये भी नहीं। पत्ता गोभी और गाजर, ब्रोकली और राजमा, ये हो गया। पत्ता गोभी और गाजर को कच्चा भी आदमी खाता है और पका के भी खाता है कि नहीं? तो है, ये है ना सर। कहा जा रहा है तंदूर की गुणवत्ता और काम करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए इसमें डैश किया जाता है? सीजनिंग, प्रतिस्थापन या लेपन। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हो जाएगा सीजनिंग बोलते हैं इसको। तंदूर की गुणवत्ता और काम करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए इसमें सीजनिंग की जाती है। सीजनिंग का अर्थ होता है भोजन में बिना बदलाव किए उसके प्राकृतिक स्वाद को बढ़ाना या तीव्र करना। मसाला आमतौर पर खाना पकाने की अवधि के अंत में डाला जाता है। सबसे आम मसाला नमक, काली मिर्च और एसिड जैसे नींबू का रस वगैरह होता है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या माइक्रोवेव कुकिंग का लाभ है? खाद्य अपने रस में पकाया जाता है इसलिए इसका स्वाद बरकरार रहता है। आगे कहा जा रहा है कि सीमित स्थान होता है, सभी खाद्य पदार्थों के लिए उपयुक्त है। आगे कहता है उपयुक्त में से कोई भी नहीं आंसर होगा। पहला हो जाएगा खाद्य अपने रस में पकाया जाता है इसलिए इसका स्वाद बरकरार रहता है। आइए सॉल्यूशन पढ़ के कुछ नई नई बातें को सीखते हैं। कहा जा रहा है कि खाना पकाने के लिए प्राकृतिक गैस मीथेन और LPG का उपयोग किया जाता है क्योंकि वे पर्यावरण के अनुकूल है और पर्यावरण के प्रदूषित नहीं करते हैं। आगे कहा जा रहा है प्राकृतिक गैस का उपयोग मुख्य रूप से बिजली और गर्मी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक गैस एक संपीड़ित रूप है जिसका उपयोग वाहन ईंधन के रूप में किया जाता है जिसे CNG के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? वाहन वगैरह में भी प्रयोग खूब होता है, खाना बनाने में भी होता है। सलाद एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे पकाकर खाने के बजाय कच्चा खाया जाता है। कच्चे खाद्य पदार्थ का उपयोग जो होता है, गौर से सुनिएगा ज़रा। आपका मुख्य भोजन कच्चे फल हो गया, सब्जियाँ हो गया, मेवे, बीज, अंकुरित अनाज, कुछ लोग बिना पाश्चुरीकृत डेयरी खाद्य पदार्थ, कच्चे अंडे, मांस और मछली भी खा जाते हैं। आगे कहा जा रहा है कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, प्याज हो गया, बीटरूट हो गया, टमाटर हो गया, धनिया पत्ता हो गया। सलाद केवल सब्जी से ही नहीं बनता बल्कि इसे कई तरह के फलों से भी बनाया जाता है, अतः तीनों विकल्प सही है। आगे कहा जा रहा है कि विभिन्न पौधों के विभिन्न भागों या सभी भागों को भोजन के रूप में खाया जा सकता है। अलग अलग जगहों पर पौधे के अलग अलग मतलब हिस्से खाए जाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों का कच्चा खाया जाता है जबकि कुछ को पका के खाया जाता है। पत्ता गोभी और गाजर को कच्चा भी हम लोग खाते हैं और पका के भी खाते हैं, कच्चा सैलड के रूप में खाते हैं। तंदूर की गुणवत्ता कम करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए उसमें सीजनिंग की जाती है। सीजनिंग का अर्थ है कि भोजन में बिना बदलाव किए उसे प्राकृतिक स्वाद बढ़ाना या तीव्र करना। मसाला आमतौर पर खाना पकाने की अवधि के अंत में डाला जाता है। इसमें आम तरह का नमक हो गया, काली मिर्च और एसिड वगैरह, नींबू के रस डाल दिया जाता है। आगे कहा जा रहा है कि माइक्रोवेव ओवन या बस माइक्रोवेव एक इलेक्ट्रॉनिक ओवन है जो कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज में विद्युत चुंबकीय विकिरण के संपर्क में आकर भोजन को गर्म और पकाता है। आगे कहता है कि यह भोजन में ध्रुवीय अणुओं को घूमने और ढके हुए हीटिंग नामक प्रक्रिया में तापीय ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। आगे कहा जा रहा है कि माइक्रोवेव कुकिंग में खाद्य अपने रस में पकाया जाता है इसलिए इसका स्वाद बरकरार रहता है। यह माइक्रोवेव कुकिंग के लाभ से भी अधिक है। तो अभी तक हमने कितना चैप्टर किया? 7 के बाद 8 किया, 9 किया, 10 किया, अब 11 कर लेते हैं।
फिर चलेंगे कहाँ पे? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, SCRT पर। यहाँ से वहाँ तक राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 40%। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? तो 40% तकरीबन इसी में आ जाती है। आगे कहता है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क किस राज्य में माना जाता है? तो ज़्यादा जगह कहाँ है? यूपी में है, तो उत्तर प्रदेश ही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सड़क वगैरह वहीं होगा। सबसे तीव्र व सबसे महंगा परिवहन का साधन कौन सा माना जाता है? तो वायु। वायु से महंगा कुछ भी नहीं माना जाता। और मैं वायु वाले स्थान पर ही काम करता हूँ। आगे कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक रेल मार्ग जो है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। डिब्रूगढ़ असम में है, वहाँ से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? कश्मीर एवं केरल, लद्दाख एवं कारगिल, सिक्किम एवं दार्जिलिंग, दिल्ली एवं मिजोरम। बहुत आसान क्वेश्चन है। कश्मीर एवं केरल। केरल में भी खूब सारा मिलता है और कश्मीर में मिलता है, शिकारा वगैरह बोला जाता है उसको। आइए इसका सोल्यूशन पढ़ लेते हैं, फिर SCRT पर चलते हैं। बहुत सारा सोल्यूशन में भी मिलती है बातें सीखने को। जैसे पहला कह रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 2% ही है, किंतु इन 2% लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से देश के कुल यातायात का 40% कार्य संपन्न होता है। सोच के देखिए। आगे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे लंबा नेटवर्क माना है। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के केवल 3 अन्य राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5000 किलोमीटर से अधिक है। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के अलावे 3 अन्य राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5000 किलोमीटर से अधिक है। आगे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 और NH-19 भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश से आगरा को कोलकाता से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश में आगरा को कोलकाता से जोड़ने का काम करता है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, जो कि लंबाई है 4112 किलोमीटर। 4112 किलोमीटर है ये राष्ट्रीय राजमार्ग। 44 है, 44 है। यूपी का 19 है, ये ध्यान रखिएगा। और आगरा से कहाँ जोड़ा था? कलकत्ता को जोड़ा था, इसलिए सबसे लंबा हो गया था वो। अब भारत का सबसे लंबा क्या हो गया? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 हो गया, जो कि 4112 किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-548 है। NH-548 है सबसे छोटा। भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग खारदुंगला राजमार्ग है। ये जो खारदुंगला राजमार्ग है, यह सबसे ऊंचाई पर स्थित है भारत का। तीसरा का सॉल्यूशन कह रहा है कि वायु परिवहन सबसे तीव्र किंतु महंगा परिवहन साधन है। इसके माध्यम से लंबी दूरी को कुछ ही समय में तय कर लिया जाता है। बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए वायु परिवहन सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। आगे कहता है, ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों को अन्य दुर्गम क्षेत्रों में जहां स्थल या जल परिवहन संभव नहीं है, वहां छोटे वायुयान, हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा करना बहुत आसान हो जाता है, समय भी बचता है। आगे कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी रेल मार्ग भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह विश्व के सबसे लंबे रेल मार्गों में भी जगह बना चुका है। 4000 किलोमीटर लंबा ये रेल मार्ग भारत के 9 राज्यों में फैला हुआ है। कॉमन सेंस लगाइए। और कौन गाड़ी चलता है उसको भी देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि विवेक एक्सप्रेस इस रेल मार्ग का दौड़ती है और पूरे रूट को कवर भी कर देती है। 4000 किलोमीटर लंबा, ओ माई गॉड। 9 राज्य में घूमता हुआ विवेक एक्सप्रेस। चलिए विवेक भैया, आप तो कमाल कर दिया। बल्लम का उपयोग केरल में लोगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए नाव का साधन किया जाता है। केरल के कुछ हिस्सों में बच्चों द्वारा स्कूल जाने के लिए बल्लम का प्रयोग भी किया जाता है। उसी तरह शिकारा देखिए नाव है। शिकारा नाव श्रीनगर की डल झील में मिलता है। यह कश्मीर का मुख्य पर्यटक आकर्षक केंद्र है। इस प्रकार कश्मीर और केरल में हम नावों को परिवहन के रूप में कर सकते हैं। 12 लेसन नहीं करेंगे क्योंकि 11 तक ही 4 लेसन हो गया। अब SCRT का 4 लेसन हम लोग करने जा रहे हैं। सात तक हम कर चुके थे, 8 से हमको आज करना है। 8 लेसन कहाँ है? यहाँ है। कुछ कच्चा और कुछ पक्का। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जवाब देने का प्रयत्न करें, मुझे बड़ी अच्छा लगेगा। बड़ी जब आप बिजी होते हैं तो मच्छर आपको काटने लग जाता है, क्योंकि मच्छर को पता होता है कि आदमी सामने वाला बिजी है, अब इसको काटो। मेरे साथ ऐसा ही कुछ हो रहे हैं अभी।
क्योंकि मच्छर भगाने वाला का मैं प्रयोग नहीं करता, तो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, डैश भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर की कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, उसको है ये नहीं है ऑप्शन में। अच्छा, स्थूल खाद बोलते हैं इसको, रफेज बोलते हैं। इसका कोई यूज नहीं है, बस ये खाना को साफ़ करता है, फूड पाइप को रेसा रेसा होता है ना, तो साफ़ करते हुए जाता है। ऐसा कौन सा भोजन है जो आपको अस्वाभाविक रूप से उच्च ऊर्जा दे देगा? ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तत्कालिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, लेकिन उतना अमाउंट की बात करें तो उतना ही अमाउंट में वसा ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो उसका तो बात किया नहीं है कि हाँ भाई अमाउंट की बात नहीं किया है। मतलब ये ऐसे समझिए ना कि 1 चम्मच आप घी खाइए और 1 चम्मच आप आटा खाइए, मतलब सॉरी सत्तू खा लीजिए या रोटी 1 चम्मच खाइए, आपको एनर्जी तुरंत मिल जाएगा। आपको क्या चीज़ से? रोटी से। लेकिन आपको घी से थोड़ा लंबा समय बाद मिलेगा एनर्जी, लेकिन ज़्यादा उससे मिलेगा घी से। जल्दी चाहिए तो इसको खाना पड़ेगा। आगे कहता है, शरीर को ऊर्जा देने के साथ पाचन और हृदय की सेहत को ठीक रखने में डैश का लाभ पाया जा सकता है। हृदय को ऊर्जा भी देना है और पाचन हृदय की सेहत को ठीक रखना है, तो कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ईंधन स्रोत कार्बोहाइड्रेट को ही माना जाता है। अगला कह रहा है कि ऐसे खाद्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी। नहीं, आलू और पत्ता गोभी अलग अलग चीज़ है। सेब, गन्ना, ये भी अलग अलग चीज़ हो गया। जीरा, हरी मटर, चना, गेहूँ। सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी तो मैं जान भी नहीं रहा हूँ क्या होता है, सॉरी। आंसर 3 हो जाएगा, जीरा, हरी मटर, चना और गेहूँ। ये सभी बीज है। गेहूँ, चना, हरी मटर और जीरा, ये सभी बीज है। 4 आंसर का क्या हो जाएगा? 3 नंबर। इतना सोचना पड़ रहा है। आगे कहा जा रहा है, दूध में कौन सी विटामिन पाए जाते हैं? जहाँ जहाँ सी है हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। A, B, D हो जाएगा आंसर, क्योंकि दूध में सी होता ही नहीं है, जैसी सी आएगा फट जाएगा दूध। एक और क्वेश्चन है कि ऐसी चीज़ का नाम बताइए जिसे छोटे से छोटा बच्चा, बूढ़े और जवान सभी लोग खाने में उपयोग करते हैं। पालक, आलू, सेब, गाजर, दूध, हरी मटर, चना। समझ गया ना? समझ गया? हाँ, दूध हर एज का बंदा खा सकता है। चलिए, अब आइए फटाफट हम लोग इसका सोल्यूशन पढ़ते हैं, कुछ चीज़ जानते हैं। भोजन का प्रमुख घटक क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, जल है, विटामिन है और खनिज है। आगे कहा जा रहा है कि स्थूल खाद को खाद्य रेशा भी कहा जाता है। मैंने बोला ना, रफेज भी कहा जाता है। यह एकमात्र प्रमुख घटक है जो शरीर को कोई पोषक नहीं देता, लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसके बजाय यह पौधे के भोजन का हिस्सा है, जिसे हमारा शरीर सेल्यूलोज की उपस्थिति के कारण पचा या अवशोषित नहीं कर सकता है। यह अपचित खाद्य सामग्री के संचलन में मदद करता है, मतलब संचलन समय आगे बढ़ने में। यह नियमितता को बढ़ावा देता है और अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। इस प्रकार भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, बल्कि हमारे पाचन स्थिति को अच्छा रखता है, भोजन का प्रमुख है, उसको स्थूल भोजन कहते हैं। जो भोजन ऊर्जा प्रदान करता है उसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। वे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हो जाता है। ऊर्जा देगा तो वृद्धि विकास उसी से नहीं होगा। आगे कहा जा रहा है कि चीनी मूल रूप से ग्लूकोज है और यह एक प्रकार का मोनोसैकेराइड्स है। ऊर्जा के लिए पाचन तंत्र द्वारा ग्लूकोज को संसाधित नहीं करना पड़ता है। शरीर इस तरह के चीनी शर्करा अणु को आसानी से अवशोषित कर सकता है और लंबे समय तक पाचन की कमी शर्करा को अप्राकृतिक विस्फोट देती है, मतलब एनर्जी देते रहता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर का मुख्य ईंधन स्रोत है। जी हाँ, कब से बात कर रहे हैं। इसके मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया से प्राप्त ग्लूकोज का उपयोग शरीर ऊर्जा के लिए करता है। कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों के साथ अगर आप फाइबर के आहार हिस्सा बनाते हैं तो संतुलित संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। यानी कि रेशा जरूर जाना चाहिए शरीर के अंदर। साग वगैरह इसीलिए कहा जाता है खाने के लिए। शरीर को ऊर्जा देने के साथ पाचन और हृदय की सेहत को ठीक करने में भी इसके लाभ पाया जा सकता है। कहता है आगे, सेब, गन्ना, अदरक, गाजर पौधे के वे भाग है जो प्राप्त किया जाता है। सेब एक फल है, गन्ना एक तना है, अदरक जड़ है और गाजर एक मूसला जड़ है।
आगे कहा जा रहा है हरी मटर, चना और गेहूं फलीदार पौधे से प्राप्त होने वाली दालें हैं। जीरा या क्यूमीन एक मसाला है जो क्यूमीन सीमिनम पौधे के बीज से प्राप्त होता है। पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त किए जाते हैं। पालक पत्ता है, जीरा एक बीज है, आलू एक कंद है और पत्ता गोभी एक पत्ता वाला सब्जी है। आगे कह रहा है दूध में विटामिन ए, बी, डी मौजूद होता है। गाय का दूध विटामिन डी से भरपूर होता है। दूध कैल्शियम और अन्य आवश्यक पोषक तत्व का एक उत्कृष्ट स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है कि दूध में विटामिन ए की कुछ मात्रा होती है। विटामिन ए अच्छा दृष्टि, प्रतिरक्षा, स्वस्थ और शरीर के ऊतकों को सामान्यतः वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। दूध में मौजूद संघटक है, पानी होता है, ठोस पदार्थ होता है, वसा होता है, लैक्टोज होता है, प्रोटीन होता है, खनिज और वसा विहीन ठोस होता है। आगे कहा जा रहा है दूध को छोटे से छोटा बच्चा, बूढ़े और जवान सभी खाने में उपयोग करते हैं। दूध आयोडीन, कैल्शियम और फास्फोरस और पोटेशियम का उत्कृष्ट स्रोत माना जाता है। यह मुख्य रूप से सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता, सेलेनियम भी प्राप्त करते हैं, लेकिन लौह, तांबा और मैग्नीशियम का विश्वसनीय स्रोत नहीं है। मतलब लौह, तांबा और मैग्नीशियम ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से मिलेगा, हाँ थोड़ा बहुत मिल जाएगा वो अलग बात है। तो हमने 2 चैप्टर यहाँ भी कंप्लीट कर लिया, 2 चैप्टर और करते हैं, 3 चैप्टर और करते हैं। सॉरी 1 ही चैप्टर हुआ अभी, तो अभी 8 ही लेसन किए हैं ना, 9वां लेसन अब करेंगे। सॉरी हो जाता है मिस्टेक। पकाएंगे और खाएंगे। चलिए भाई क्या पकाएंगे क्या खाएंगे देखते हैं चैप्टर में। खाना पकाने के लिए प्रायः हमें जलावन ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। यस, जलावन के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं? लकड़ी, मिट्टी का तेल, गोईठा, मिट्टी का तेल, गोबर गैस, सरकंडे, नारियल की जाट, बहुत चीज़ प्रयोग करते हैं। ये कौन सी बात पूछ दिया? देखिए अब हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं। यहाँ जलावन शब्द दिया है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ईंधन नहीं दिया है, जलावन लिखा है। जलावन में आपको लकड़ी तो आएगा, मिट्टी का तेल नहीं आएगा, मिट्टी का तेल नहीं आएगा, गोबर गैस नहीं आएगा, गोईठा भी आ जाएगा। यानी कि लकड़ी गोईठा आ सकता है, इसमें 2 गो ये आ गया, मिट्टी का तेल, इसलिए ये हट गया। गोबर गैस तो होगा ही नहीं। सरकंडा और नारियल की जाट ये सभी जलने वाला चीज़ है, तो ये आंसर इसको मारेंगे हम लोग। प्रोसेस नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट प्रकृति से मिलना चाहिए। निम्नलिखित सूची में से उस समूह का चयन करें जिसमें खाना पकाने के विभिन्न विधियां शामिल है। पकाना, तलना, भूनना, उबालना, गूंथना, भूनना नहीं, गूंथना नहीं, पकाना, उबालना, बेलना नहीं, तलना, भिगोना नहीं, भूनना। जो ठीक नहीं मारे वो सब प्रोसेस है, तो इसमें सभी प्रोसेस है। पकाना भी हो गया, तलना भी हो गया, भूनना भी हो गया। तो 2 का आंसर क्या दीजिएगा? पहला नंबर ही। अच्छा क्वेश्चन लग रहा होगा ये सब पढ़ के ना। डैश उच्च दबाव वाली भाप में खाना पकाने की प्रक्रिया है। उष्मा कुकिंग, नम उष्मा कुकिंग, प्रेशर कुकिंग, कॉम्बिनेशन कुकिंग। क्या बात है, प्रेशर कुकर में प्रेशर पे उच्च दाब वाला खाना बनाया जाता है। प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जल्दी खाना पक जाता है इसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी खाना पकाने की प्रणाली है? चलिए अच्छा प्रणाली बताइए। पहला ही हो जाएगा, सब्जी को अच्छी तरह से धोकर काटना। काट कर धोना नहीं होता है। सब्जी को काटने और पकाने में पहले कुछ देर धूप में रखना नहीं। जीवाणु मारने के लिए सब्जी के डीप फ्राई करके पकाना, ये सब नहीं, बीमार पड़ेगा आदमी, रोज़ डीप फ्राई थोड़े ना करेगा। जीवाणु ईंधन जलाने वाले इंजनों द्वारा प्राप्त सामान्य प्रदूषक है। बात तो सही है, आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सभी आते हैं जीवाश्म ईंधन से। निम्नलिखित में से कौन सा सौर सेल में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है? सौर सेल में क्या प्राप्त डालिएगा आप से पूछ रहा है। एल्युमिनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन या तांबा डाला जाता है। बहुत आसान है, इसमें डाला जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है ना कि क्या बोला जाए उसको, मतलब अर्धचालक है, इसीलिए सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि सौर वाटर हीटर का उपयोग कब गर्म पानी प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता? बादलों भरा दिन में, गर्म दिन में, धूप के दिन में, तेज़ हवा वाले दिन में, बादल वाले दिन में। बादल में धूपा तो आएगा नहीं, तो वहाँ पे प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए सॉल्यूशन को थोड़ा पढ़ के कई बातें नई सीख लेते हैं। जलावन वह सामग्री होता है जिसका उपयोग उसे जलाकर ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जलावन, गौर से सुनिएगा, जलावन को दूसरे शब्दों में
शब्दों में कार्बनिक ईंधन भी कह सकते हैं। यह कोयला और तेल जैसे पदार्थ जलावन के श्रेणी में नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। जलावन मुख्यतः लकड़ी और जंगल से प्राप्त होने वाले उत्पाद जैसे कि घास, सरकंडे, नारियल वगैरह वगैरह के जाट वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं आप। पेड़ के टहनी वगैरह आ जाएगा। खाने पीने की चीज़ों को कई तरह से बनाई जाती है, कुछ पके हुए और कुछ तले हुए और कुछ भुने हुए होते हैं, तो कुछ भाप में होते हैं। पकाना एक ओवन या एक संलग्न बेकिंग बर्तन में खाना पकाने की प्रक्रिया है। ओवन में बर्थडे केक बेक किया जाता है। आगे कहता है तलना गर्म तेल में खाना पकाने की प्रक्रिया है। उदाहरण आलू के चिप्स बनाना। भुनना एक खाना बनाने की विधि है। इसमें शुष्क उरमा का उपयोग किया जाता है। यह गर्म हवा को भोजन को ढक देते हैं और सब्जियों को ग्रिल किया जाता है। प्रेशर कुकिंग उच्च दाब वाली भाप को खाना पकाने की प्रक्रिया है। प्रेशर कुकर के रूप में जाने वाली वायुरोधक बर्तन में प्रयोग किया जाता है, जहाँ की वायु नहीं जाता है, अंदर में गैस बनता है भाप, और बहुत प्रेशर डालने के कारण जल्दी खाना बनता है। उच्च दाब उबालने को सीमित करता है और खाना पकाने के तापमान को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचाने की अनुमति दे देता है प्रेशर के कारण। कहा जा रहा है पाक कला के कई चरण होते हैं। इसकी शुरुआत बुनियादी चीज़ों में होती है, जैसे सफाई करना, ठीक है, काटना, तैयार करना, सामग्री को सही अनुपात में जोड़ना और प्रस्तुत करना। आगे कहा जा रहा है सब्जी को काटने से पहले धोना चाहिए। इससे सब्जी में चिपकी हुई कोई भी गंदगी या पेस्टिसाइड्स हट जाते हैं। यह सब्जी पर मौजूद किसी भी जीवाणु या वांछनीय हानिकारक पदार्थ को हटा देता है। आगे कहा जा रहा है अधिकांश मानव निर्मित वायु प्रदूषण परिवहन, गौर से सुनिए, परिवहन, बिजली और उद्योग के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से होता है। जीवाश्म ईंधन जलने से इंजनों द्वारा उत्पादित सामान्य प्रदूषक, गौर से सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जिसको VOCs बोलते हैं, और कई कण जो होते हैं वातावरण में आ जाते हैं। भट्टी और भास्म के खुले में जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ पार्टिकुलेट भी बनते हैं। समझ रहे होंगे आराम से। आगे कहा जा रहा है सौर सेल बनाने के लिए अर्धचालक, अभी मैंने बोला था ना, अर्धचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, कैडमियम टेल्यूराइट हो गया, और कॉपर, इंडियम, गैलियम सेलेनाइड हो गया। एक सौर सेल या फोटोवोल्टीय सेल एक विद्युत उपकरण है जो कि प्रकाश की ऊष्मा को सीधे फोटोवोल्टिक के प्रभाव से बिजली के में परिवर्तित करता है, जो कि एक भौतिक और रासायनिक घटना भी है। सौर वाटर हीटर को काम करने के लिए धूप की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। सूरज की रोशनी का उपयोग नहीं रहने के कारण बादल भरे दिन में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धूपा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। सौर वाटर हीटर छत पर रखे ये कलेक्टर के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और इसे गर्मी में परिवर्तित कर देता है। यह इस गर्मी को एक परिसंचारी भाप के माध्यम से पानी की टंकी पर पहुंचा देता है। तो यहाँ तक समझ गए। 10 और 11 2 लेसन अभी हम लोग को करना है। शांति से देखिए, समझते रहिए। घर को जाने, हम लोग के घर में क्या क्या घटनाएं होती है, अब उसको समझने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। कह रहा है ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? ऊंचाई, जलवायु, परिवहन, जल की उपलब्धता। तो आंसर हो जाएगा जल की उपलब्धता। कह रहा है ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए कौन सी कारक उत्तर है? जल की उपलब्धता से मतलब परिवहन हो गया, जलवायु हो गया और ऊंचाई हो गया। इसके द्वारा क्या होता है? बस्ती पर प्रभाव पड़ता है। आगे कहता है हमें अपने घर के आसपास की सफाई करना क्यों जरूरी है? धूल से सुरक्षा के लिए, मच्छर और मक्खियों से सुरक्षा के लिए, कीटाणु एलर्जी से बचाव के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। गंदगी साफ करने से इन सभी का बेनिफिट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण? अपने फुटबॉल खेल में कड़ी मेहनत करने के बाद साफ कपड़े पहनना, बिना हाथ धोए खाना, ये सब गलत है। बाहर कीचड़ में खेलने के बाद स्नान न करना, सप्ताह में एक बार अपने दांत ब्रश करना। एक सेकंड रुके, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। अपने फुटबॉल खेल में कड़ी मेहनत के बाद एक साफ कपड़े पहनना, पहला ही आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि ये सब तो ऐसी गड़बड़ दिख रहा है। करा आधुनिक घर के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न निर्माण सामग्रियों की पहचान करें जो मामूली बाट और बारिश का सामना कर सकती है। कांच, कीचड़, धातु, ईंट। ईंट हो जाएगा। ग्रामीण और शहरी बस्तियों के बीच मुख्य अंतर क्या है?
तो कह रहा है ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोग शामिल होते हैं, जबकि शहरी बस्तियों में माध्यमिक और तृतीय स्तर में लगे होते हैं। यानी प्राथमिक स्तर पर वाला सही है, कृषि वगैरह कार्य में लगा रहता है ग्रामीण के लोग, और शहर वाला लोग क्या द्वितीय कार्य में रहता है, सेवा क्षेत्र तृतीय कार्य में लगा रहता है। ये सही है, पहला ही सही था। ग्रामीण जनसंख्या ह्रास का कारण बनने वाला प्रेरक कारक कौन सा है? तो ग्रामीण में तो कृषि रोजगार में गिरावट, कृषि ही नहीं होगा तो कहाँ से ग्रामीण लोग काम करेगा, वहाँ फैक्ट्री थोड़े ना होता है गांव में। सॉल्यूशन पढ़ते हैं, करा ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को निर्धारित करने वाले कारक जैसे भौतिक विशेषताएं, इलाके की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु, पानी की उपलब्धता। उसके बाद सांस्कृतिक और जातीय कारक में सामाजिक संरचना, जाति और धर्म आ जाता है। सुरक्षा कारक में चोरी और डकैती से बचाव वाला क्षेत्र। कहा जाता है साफ सफाई से धूल, कीटाणु, एलर्जी से बचाव होता है। यह खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जूझ रहे लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वस्थ आदमी को थोड़ा सा गंदगी चल भी जाता है, लेकिन जो बीमार है उसके लिए तो भाई साहब, बच्चा और बूढ़े के लिए तो एकदम नहीं चलता। घर के आसपास गंदगी इकट्ठा हो जाने से मच्छर और मक्खियाँ पैदा होती है, जो हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। अतः हमें अपने घर के आसपास की सफाई करनी जरूरी होती है। साफ़ सुथरे घर में रहना मन को शांति और सकारात्मक स्वभाव भी देता है, और एक व्यवस्थित और स्वच्छ घर आत्मविश्वास को बढ़ाता है और जीवन में समृद्धि लाता है। व्यक्ति स्वच्छता अपने शरीर और स्वास्थ्य को देखभाल करना अभ्यास है। सफाई के लिए अच्छी स्वच्छता महत्वपूर्ण है। अच्छी स्वच्छता बीमारी से भी बचाती है। कहा जा रहा है ऐसी गतिविधियां जो अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाती है, अपने शरीर की सफाई, साफ सुथरे कपड़े पहनना, छींकते समय अपना मुंह ढकना, प्राकृतिक दुर्गंधता को प्रयोग करना, हाथ धोना वगैरह वगैरह है। कहा जा रहा है इस प्रकार अपने फुटबॉल गेम में कड़ी मेहनत करने के बाद साफ सुथरे कपड़ा पहनना, स्वच्छता का पालन करना अच्छी बात है। आगे कहा जा रहा है भवन निर्माण में विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाए, जैसे कि स्टील का, सीमेंट का, कंक्रीट का, रोरी मिक्सक्रीट का, बाइंडिंग तार का, लकड़ी का, पत्थर, ईंट ब्लॉक, समुच्चय एग्रीगेटर का, दरवाजे खिड़कियाँ आदि के लिए लकड़ी और लोहे का, पित्तल की सामग्री का उपयोग, कांच वगैरह किया जाता है। आगे कहता है छत के लिए लकड़ी, खपरे, टीन या एल्वेस्टर, चादरें, घास, सलेट, सीमेंट, गिट्टी, ईंट, कंक्रीट, लोहे की छड़ें, लोहे एवं अन्य सामग्री छत को टपकने से रोकने की सामग्री है। आगे कहा जा रहा है ग्रामीण बस्तियों में कृषि, मछली पकड़ने और खाना जैसी प्राथमिक गतिविधियों में लोग लगे रहते हैं, जबकि शहरी बस्तियां विनिर्माण, व्यापार और सेवा जैसी माध्यमिक और तृतीयक गतिविधियों लगे लोगों में शामिल होते हैं। इसका मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः आर्थिक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधन पर आधारित होता है, जबकि शहरी क्षेत्र में प्रसंस्करण और वस्तुओं में सेवाओं में प्रदान करने वाले चीज़ों पर ध्यान केंद्रित होता है। कहा जा रहा है प्राथमिक गतिविधियों में यह अंतर ग्रामीण शहरी बस्तियों में अलग अलग जीवन शैली और बुनियादी ढांचे और अवसर को जन्म देती है। कहा जा रहा है कि कृषि रोजगार में गिरावट ग्रामीण जनसंख्या ह्रास का एक कारण हो सकती है, क्योंकि इसमें ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसर की संख्या कम हो जाती है। इससे लोग शहरों में भाग जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि कृषि अक्सर ग्रामीण समुदायों में आय और रोजगार का मुख्य स्रोत होता है। कृषि रोजगार में गिरावट से आर्थिक कठिनाइयाँ हो जा सकती है, अस्थायी आबादी के लिए अवसरों की कमी हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप लोग बेहतर नौकरी की संभावना और उच्च जीवन शक्ति के शहर में पलायन कर जाते हैं। इससे ग्रामीण में आबादी कम हो जाती है और गाँव हो जाता है गड़बड़। गांव में डेवलपमेंट जो होता है रुक जाता है, कृषि वगैरह कार्य अच्छे से नहीं हो पाता, और क्या प्रॉब्लम आएगा आपको पता ही होगा, भोजन की कमी हो जाएगी। शहर के लोग गांव पर ही तो निर्भर है। आज के क्लास का लास्ट चैप्टर हम लोग करेंगे दिवाली की तैयारी। दीपावली में हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, तो क्या क्या करते हैं अब अभी जान लेंगे हम लोग फटाफट। अगर वीडियो पसंद आ रही है, लग रहा है कि हाँ रोहित सर सही मेहनत कर रहे हैं, हम लोग के लिए मेहनत सही चीज़ खोज कर लाए हैं, तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, कुछ दोस्त मित्र में ज़रूर शेयर कीजिए। आपसे बस रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा। दिवाली की तैयारी करते हैं। दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? बेसिक सा तरीका है, हिंदी में पूछ रहा है आपसे, तो कार्तिक महीना में मनाया जाता है। कार्तिक दिवाली हिंदू कैलेंडर किस महीने में मनाए जाते हैं? तो कार्तिक में, कार्तिक या कार्तिक बोलते हैं, उसमें मनाया जाता है। दिवाली के बाद का कौन सा दिन भाई बहन के बीच के संबंध को भाई दूज बोलते हैं? भाई दूज बोलते हैं। कितने दिन बाद? तो 5वां दिन होता है। एक मिनट रुक जाइएगा, सॉरी हमारे गुरुदेव जी का फ़ोन आ गया था, सर का, हमारे सीनियर बॉस का। बस आपसे भी इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, कभी भी ज़िंदगी में ऐसा काम करिए कि आपके जो सीनियर बने किसी भी क्षेत्र में, वो आपका सबसे ज़्यादा वैल्यू करे, अपने भाई बहन दोस्त अपने बच्चों के समान आपका कद्र करे। हमारे सर हमको बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत मानते हैं, मतलब हम जितना उनका केयर करते हैं उतना ही उधर से वो करते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें। आगे कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद कौन सा दिन भाई बहन के बीच के संबंध को होता था? 5वां दिन, ध्यान रखिएगा, भाई दूज होता है।
सिखों में दिवाली के किस कारण से मनाए जाते हैं? सिख लोग भी दिवाली मनाते हैं, वो क्यों मनाते हैं? तो कहा जाता है गुरु हरगोबिंद की रिहाई के लिए, दिवाली के दिन ही गुरु हरगोबिंद की रिहाई हुआ था, इसीलिए दिवाली मनाते हैं सिख लोग। और मैं सिख के बस्ती में ही रहता हूँ जहाँ सिख ही सिख है। प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार होली और दिवाली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में सही कथन को चुनना है। तो ये हो जाएगा, दिवाली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है, ये ध्यान रखना है। अमावस्या का रात दिवाली मनाया जाता है ताकि प्रकाश हो सके। थोड़ा सा दिमाग लगाना, पूर्णिमा को तो जोर होता है, तो अमावस्या को क्या होता है? दिवाली मनाया जाएगा, होली पूर्णिमा को मनाया जाएगा। बेसिक सा दिमाग लगाना है। कहा जा रहा है दिवाली चंद्रमा के चरण के किस दिन मनाई जाती है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। क्लियर है? दिवाली पूर्णिमा के दिन। एक सेकेंड, गड़बड़ है, गड़बड़ है, अमावस्या होगा। इसका आंसर गड़बड़ दिया है, मैं बता दूं आपको। इसका आंसर होगा अमावस्या के दिन मनाया जाता है। क्लियर है? दिवाली पर देवी लक्ष्मी के साथ किस भगवान की पूजा किया जाता है? लक्ष्मी जी के साथ किनका पूजा होता है, बता पाएंगे क्या आप लोग? गणेश भगवान का पूजा होता है। अच्छा दिन याद आ गया, मन में पूरा चलने लगा त्यौहार सब। दूर हो जाने, घर से दूर हो जाने के बाद बड़ा याद आता है घर का, क्योंकि घर में बहुत अच्छे अच्छे त्यौहार मनते हैं। बाहर में तो कोई पूछता भी नहीं कि आप हाँ भाई मेरे यहाँ त्यौहार है, ज़रा आ जाइए। बस सर हैं, उनके यहाँ जाते आते रहते हैं। दिवाली हिंदू चंद्र सौर महीनों आश्विन और कार्तिक में मनाई जाती है, जो आमतौर पर मध्य अक्टूबर और मध्य नवंबर के बीच आती है। प्राचीन हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली प्रतिवर्ष कार्तिक माह के 15वें दिन अमावस्या को मनाई जाती है। कहा जा रहा है दिवाली के 5वें दिन भारत और नेपाल के विभिन्न हिस्सों में भाई दूज या भाई टीका के रूप में मनाया जाता है। इसमें भाई बहन के बीच बंधन के दिन के रूप में मनाया जाता है। कहा जा रहा है कार्तिक माह की अमावस्या यानी दिवाली के दिन ही गुरु हरगोबिंद साहिब 52 हिंदू राजाओं को अपने साथ जेल से बाहर निकाला गया था। मतलब सोच के देखिए, 52 हिंदू राजा और हरगोबिंद साहब बाहर निकले थे जेल से। तभी से सिखों धर्म के लोग इसे दिवाली के रूप में मनाते हैं। कार्तिक माह की अमावस्या को दाताबंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है। दाताबंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है, बहुत लोग पहली बार सुने होंगे। एक त्यौहार किसी विशेष क्षेत्र की पहचान, संस्कृति और इतिहास के बारे में विभिन्न बातें बताता है। भारत विविधताओं से भरा देश है, इसीलिए यहाँ विभिन्न धर्मों और विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत में चांद से जुड़े कई त्यौहार हैं। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो चंद्रमा के अनुसार बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। मुस्लिम लोग में बहुत सारा मनाया जाता है। पूर्णिमा पर होली, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती आदि, अमावस्या पर दिवाली। क्लियर है? अमावस्या से एक दिन पहले शिवरात्रि मनाया जाता है। चंद्रमा से जुड़े अन्य त्यौहार जन्माष्टमी और रथ यात्रा भी है। अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो ईद उल फितर भी चंद्रमा के प्रकट होने के अधीन बनता है। दिवाली अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पे अच्छाई का, अंधकार पे प्रकाश का, अज्ञान पे ज्ञान की आध्यात्मिकता से साथ जोड़ी जाती है। त्यौहार आमतौर पर 5 दिनों तक चलता है और हिंदू चंद्र महीने कार्तिक, मध्य अक्टूबर और मध्य नवंबर के बीच के दौरान मनाया जाता है। अक्टूबर नवंबर के बीच मनाया जाता है। आगे कहा जा रहा है दिवाली अमावस्या या न्यू मून, ध्यान रखिएगा अमावस्या को न्यू मून बोला जाता है, क्योंकि उस दिन से एकदम नया चंद्रमा निकलना शुरू होता है अमावस्या के रात के बाद से, इसलिए न्यू मून कहते हैं, को मनाई जाती है। हर साल कार्तिक महीने में 15वें दिन होती है। हिंदू धर्म में अमावस्या त्यौहार जो होते हैं दिवाली, जन्माष्टमी और शिवरात्रि अमावस्या वाला। हिंदू धर्म में पूर्णिमा त्यौहार होता है, होली, रक्षाबंधन, करवा चौथ, ये सब। दिवाली में देवी लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा की जाती है। हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में समृद्धि और सौभाग्य आता है। इसके अलावा यह पूजा परिवार के लिए शांति और अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित भी करता है। तो यहाँ पे आज का सेशन दोस्त हम लोग का कंप्लीट होता है। 11 लेसन हम लोगों ने कर लिया, 12 लेसन से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, आपके लिए एकदम टू दी पॉइंट सही चीज़ लेकर आ रहा हूँ। आप इस चीज़ को मानो ना माने, जो NCERT पढ़े होंगे कभी या थोड़ा भी समझ रहे होंगे, उनको पता चल रहा हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो 44 मिनट हुआ है, इसमें हमने 8 लेसन कंप्लीट किया है। मैं इधर उधर की कुछ भी बातें नहीं करता हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, बस काम की बातें करता हूँ। तो बस आपका भी साथ बनना चाहिए। बहुत सारे लोगों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब अच्छा से रिवाइज मेहनत करते रहिए। बाय बाय।